बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम। और आप सभी को भी सलाम जो कि देखने वाले हैं। आज हमने केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। हमारा जो मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, उसमें हमारे पास सबसे पहले आयनिक बॉन्ड आता है, फिर कोवेलेंट बॉन्ड आता है जो कि प्राइमरी बॉन्ड हमने बोले थे, देन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आता है, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड है। लेकिन मेटालिक बॉन्ड को हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे 4th चैप्टर के अंदर जो कि सॉलिड वाला था, उसके अंदर हमने पढ़ा था मेटालिक बॉन्ड को। और इस चैप्टर के अंदर हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है और हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड की एक स्पेशल टाइप में आता है हमारे पास, ठीक है। वो लेटर हमारे जो लेक्चर होंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। आज हमने जो पढ़ना है वो है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। तो शुरू करते हैं अलग नाम लेकर। हमारे पास है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि जो बॉन्ड है ये हमेशा बनेगा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में, ठीक है। मेटल के दरमियान में बनता है और हमेशा नॉन मेटल के दरमियान में बनता है, ठीक है। कैसे बनता है इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान सी है, ठीक है। उस डेफिनेशन को बयान करने से बेहतर ये है कि हम एग्जांपल से इस बॉन्ड को समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इसकी डेफिनेशन भी कर लेंगे, ठीक है। हमने केमिकल बॉन्डिंग में जब शुरू में पढ़ा था कि बॉन्ड क्यों बनते हैं, तो उसमें हमने बात की थी कि एक तो एनर्जी का फैक्टर था, दूसरा नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करनी थी हमने, ऐसे था ना। अच्छी बात अगर याद है तो। हमने एक मेटल लेनी है, फर्ज कर लें हमारे पास है सोडियम Na, ठीक है। सोडियम है जी मेटल हमारे पास। इसका कह लें ये पहला शेल है, ये इसका कह लो कि ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। ये इसका पहला शेल हो गया। इसके बाद ये इसका दूसरा शेल है और इसके बाद ये इसका जो है ये तीसरा शेल है, ठीक। अब हमारे पास जो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है आपको पता है इसके अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो आ जाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बन गए और एक यहाँ पर, ये हमारे पास बन गए 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम एक नॉन मेटल ले लेते हैं जैसा कि क्लोरीन है, ठीक है। अब क्लोरीन जो है हमारे पास, तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल, ये इसका आ गया दूसरा शेल, ठीक है। और ये इसका आ गया तीसरा शेल, ठीक है। अब हमारे पास जो क्लोरीन है हमें पता है कि नॉन मेटल है और हमें ये भी पता है इसके अकेले के पास टोटल जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17। तो हम उसको फिल कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास पहले शेल में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 होंगे, ठीक हो गया। और बाहरी शेल में इसके होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ पर। अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हमें अब इसके बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, जबकि इसके बाहरी शेल में हमें 2 4 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बाकी 10 इसके अंदर है, तो 17 टोटल बन गए, ठीक है। तो हम इसको क्या लो कि एक बिल्कुल ही सिंपल वे में इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सोडियम है मेटल, इसमें 11 ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि पता है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। 11 प्रोटॉन है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ओवरऑल सोडियम जो मेटल है इस पर क्या चार्ज होगा, हम क्या लिखेंगे, इस पर 0 चार्ज है, न्यूट्रल है, ठीक है। इसी तरह हम लिखेंगे क्लोरीन के बारे में, ठीक है, कि क्लोरीन जो है हमारे पास इसमें 17 क्या होंगे बेटा जी, प्रोटॉन, और 17 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल चार्ज इस पर क्या होगा, 0, न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब हमने वहाँ पर एक बात डिस्कस की थी और वो ये थी कि मेटल्स जो होती हैं आमतौर पर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती हैं, दे देती हैं, ठीक है। और अगर ये मेरे पास बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसका बाहरी वाला शेल जो ख़त्म हो जाएगा,
ठीक है, और इसके बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो इसने यहाँ पर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर क्यों किया, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करनी होती है, यानी किसी भी एटम के या एलिमेंट के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, 8। ठीक है, जब ये ट्रांसफर कर देगा तो यहाँ पर जो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन था वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमने ट्रांसफर कर दिया, इधर को एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है या दे दिया है, एक मेटल ने, इस पर चार्ज क्या बचेगा, अब मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास आ गया प्रोटॉन, तो लगे 11 ही रहेंगे मेरे पास, 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचे अब, 10। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद चार्ज क्या बचेगा मेरे पास, +1 बच गया चार्ज इसके ऊपर। ठीक है, इसी तरह इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसमें 17 प्रोटॉन थे और बन गए 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास क्या बचा, -1 चार्ज। ठीक है, आपको पता है अगर किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, आप लोग उसको क्या कहते हैं कि कैटायन बन गया, और अगर मेरे पास किसी एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज आ जाए बेटा, नेगेटिव, उसे क्या बोलते हैं, एनायन। ठीक हो गया। इस तरह मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से जो एक बांड बनता है उसे बोलते हैं हमारे पास आयनिक बांड। ठीक है, यानी सोडियम क्या बन गया, Na पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या बन गया, Cl नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर के बाद हुआ क्या, इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 2, 8 और 1 पहले। ठीक है, इसकी पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या थी बेटा, 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से पहले। जब ये बनेगा और ये बनेगा, देन हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 और 8। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसकी बन गई 2, 8 और 8 क्लोराइड आयन की। अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, नियॉन की, और ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गॉन की। एटम्स ने, एलिमेंट्स ने यही तो अचीव करना होता है कि नियरेस्ट नोबल गैस जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन कर ले, हासिल कर ले। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था भाई दबी। अब एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये कैटायन रिस्पेक्टिव बन गया, ये रिस्पेक्टिव एनायन बन जाता है हमारे पास, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की बन जाती है, इसकी आर्गॉन की बन जाती है हमारे पास। ठीक है, और मेरे पास चार्ज क्या बने, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये दोनों जो चार्ज हैं अपोजिट चार्ज हैं, तो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में अट्रैक्शन शुरू कर देंगे, आपस में अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ऐसी फोर्स जो कि अपोजिट चार्जेस के दरमियान में हो, ऐसी फोर्स को क्या बोलते हैं भला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसी फोर्स है जो कि अपोजिट चार्जेस के दरमियान में होती है। आप लोगों ने इसको कूलम्स फोर्स भी पढ़ा होगा, या कूलम्स लॉ के अंदर। ठीक है, उसको भी हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये तो है इसका सिंपल सी एक डेफिनेशन के
मेरे पास एक मेटल है, दूसरी नॉन मेटल है, मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, नॉन मेटल इसको कबूल कर लेगी और इसके बाद जो आयन्स बनेंगे उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा हमारे पास, वो होगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसी डेफिनेशन को हम मजीद डेप्थ में जाकर समझते हैं। ठीक है, और हम इस बॉन्ड बनने के लिए जो कंडीशंस हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कंडीशन लिखेंगे हम बॉन्ड बनाने के लिए, कंडीशन फॉर मेकिंग बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जब बनेगा उसके लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, एक तो मैंने पहले बता दिया बेटा, एक होगी मेटल, दूसरी कौन सी आपके पास होगी, दूसरी होगी नॉन मेटल। ठीक है, अब जो मेटल है जाहिर बात है ये क्या हमारे पास होगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगी, क्योंकि हमने क्या करना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना। इलेक्ट्रॉन को जब निकाला जाता है इसके लिए हम क्या बोलते हैं, एक टर्म आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, लो होती है। ये हम पहले के डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमारे पास पीरियड के अंदर जो मेटल्स हैं, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे होते हैं, राइट साइड पे हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं। जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास मेटल्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, इसके फैक्टर पढ़े थे मैंने, वो एटॉमिक साइज वगैरह आ जाता है। मेटल जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा क्या होगी, हम क्या लिखेंगे कि लो होगी। ठीक है, यानी जो आयनिक बॉन्ड बनेगा उसमें एक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होनी चाहिए, या कह लेंगे लाजमन होगी। दूसरे की जो हमारे पास होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो क्या होगी बेटा, हाई होनी चाहिए। एक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी लो है, दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास वो आसानी से अकोमोडेट कर सके जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वही होती है ना कि एक आइसोलेटेड मेरे पास गैशियस फॉर्म में एटम है, उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के सबब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। दूसरा, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब लिखोगे कि नॉन मेटल जो है आपको पता है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई होती है, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, और मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा जी, कम होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या बोला कि इसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी हाई होती है। उसकी उल्टी होता है, जितनी आसानी से कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे देता है उतना वो अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ठीक है, मैंने इसके उल्टा लिख दिया। मैंने ये लिखने की बजाय कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, मैंने ये लिख दिया इसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी हाई होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होती है, यानी नॉन मेटल की। ठीक है, अब इनका मकसद क्या बयान करने का, मकसद ये है कि जब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, तो ये क्या करेगा, ये बेटा आसानी पैदा करेगा किसके लिए, कैटायन फॉर्मेशन में। ठीक है, यानी आसानी से आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल सकते हो, कैटायन बनाना ना अपने मेटल को। ठीक है, तभी तो ट्रांसफर होगा ना, मेरे पास इलेक्ट्रॉन को निकालना है, यानी मेटल जो है इसका कैटायन बनाना आसान हो दूसरे अल्फाज के अंदर। जबकि जो नॉन मेटल होगी इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, नेगेटिविटी हाई होती है, तो हम कह सकते हैं कि इसका
आसान होगा क्या बेटा जी, एनायन फॉर्मेशन। ठीक है, यानी इसका पॉजिटिव आयन आसानी से बन जाए, इसका नेगेटिव आयन आसानी से बन जाए, और ये तभी होगा जब इनके अंदर ये कंडीशन तो पाई जाती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि आमतौर पर जो मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान में बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड ही होता है। ठीक है, यानी समझ आ गया। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ये तो मैंने कंडीशन लिख दी ना। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिवस का जो डॉट लिवस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके जरिए से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे अब। ठीक है, मैं आपके सामने एक दो एग्जाम्पल रख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात की है सोडियम की। ठीक है, इसके बारिशल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन है, इसके बारिशल में 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ किसी और कलर से। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, ये लिवस डॉट स्ट्रक्चर है रिप्रेजेंटेशन का, ये बिफोर द रिएक्शन है। जब ये हो जाएगा तो ट्रांसफर, हमारे पास क्या बनेगा बेटा, हमारे पास बनेगा NaCl। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, ऐसे ही है। यहाँ पर क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला, और एक यहाँ से आया था 8 मुकम्मल हो गया इसका। इस पर चार्ज अब क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये फार्मूला यानी ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे पास ठीक है, और ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये लिवस की थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ये हमारे पास कहानी है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के बाद पहले की, और ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के बाद की। ठीक है, इस तरह आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि हमारे पास है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम में आपको पता है इसके बारिशल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक हो गया, मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा कि मेरे पास है जी क्लोरीन, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्लोरीन लिख लें, यहाँ पर ब्रोमीन लिख लें, आयोडीन लिख लें, फ्लोरीन लिख लें, वो आपकी मौज है। ठीक है, क्योंकि एक ही फैमिली है, 1 2 हमने इसके 7 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर दिए। ये आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, होगा क्या, हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक इसको ट्रांसफर हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हो जाएगा। ये लिवस स्ट्रक्चर डॉट के लिहाज से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह बेटा जी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के बाद आप इसको लिख सकते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से आया था, यहाँ पर एक यहाँ पर ट्रांसफर हो गया था। ठीक है, इस पर चार्ज क्या बचेगा, प्लस प्लस या +2 लिख लें। समझ आ गई। इस तरह जब रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तो हम कहते हैं ये लिवस क्या डॉट स्ट्रक्चर है। आप इस तरह भी कर दो, ठीक है, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर दो, फिर भी ठीक है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये ट्रांसफ़र होने के पहले की कहानी है, ये ट्रांसफ़र होने के बाद की कहानी है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पर एक बात बोली है अभी, और वो ये है कि इनकी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन तो अटेन हो गई है। अगर नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाए या एलिमेंट्स एटम हासिल कर लें, वो तो स्टेबल हो जाने चाहिए ना। ठीक है, जब वो स्टेबल हो जाएं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन तो हासिल हो गई ना इसकी भी और इसकी भी, तो फिर इनको क्या ज़रूरत है कि ये दोबारा से बॉन्ड बनाते हैं। अब हमने ये डिस्कस करना। ठीक है, आ जाए फिर यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी टर्म्स। ठीक है, एनर्जी के लिहाज से
हमें पता है ना कि जितनी कम एनर्जी होती है उतना कोई भी हमारे पास कंपाउंड स्टेबल होता है, तो हमने वही डिस्कस करना है। अच्छा, हमने एक बात की है कि मेटल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी हमने बात की बेटा कि नॉन मेटल होनी चाहिए, और तीसरी बात क्या है कि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों कंबाइन करें और मेरे पास क्या बन जाए, आयनिक कंपाउंड बन जाए, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर जितनी भी आगे आपको बातें बताई हैं इसका एनर्जी से क्या ताल्लुक है। सबसे पहले मैं मिसाल लेता हूँ, आपके पास कोई मेटल है M, ठीक है, कोई मेटल है मेरे पास M, इसमें से मैंने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो यहाँ पर मैंने क्या बात बताई थी आपको कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो, आपने एनर्जी देनी है किसी भी एलिमेंट के सॉरी किसी भी एलिमेंट के बाहरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जब आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी सिस्टम को, ठीक है। यानी आपको एनर्जी क्या करना पड़ेगी बेटा, प्रोवाइड करना पड़ेगी टू द सिस्टम। और अगर एनर्जी दी जाए इसे क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही होता है ना कि मेरे पास क्या है, एक एटम है जिसके बाहरी शेल में से मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला है। एटम कौन सा होगा, गैस की फॉर्म में होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ बता रहा हूँ ना कि अगर मेरे पास कोई एटम है जो कि आइसोलेट गैसियस स्टेट के अंदर हो, उसके बाहरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यही था ना, एक तो एटम आइसोलेट हो, दूसरा गैस की फॉर्म के अंदर हो, फिर आपने एनर्जी लगानी है ताकि उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सके, ठीक है। उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जितनी एनर्जी आप लगाएंगे इसमें आ जाएगी कि एंडोथर्मिक है, एनर्जी आपने दी है। इसका साइन कौन सा होता है बेटा जी, इसका साइन होता है हमेशा पॉजिटिव साइन, ऐसा ही होता है। नॉन मेटल है, आप नॉन मेटल को कह लो कि ये मेरे पास क्या है बेटा, कोई एक्स है। जो इलेक्ट्रॉन आपने मेटल पे से निकाला है वही इसने गेन करना है, इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लिया तो इस पर क्या चार्ज आएगा, ये बन जाएगा A9, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मैंने आपको अभी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन बताई थी, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में मौजूद एटम के बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के सबब जो एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है बेटा। ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक, यानी आप कह लो कि एनायन बन गया। लेकिन यहां पर आया क्या, एनर्जी क्या होगी बेटा, यहां से यहां में लिखेंगे एनर्जी रिलीज होगी। और जो एनर्जी रिलीज होती है ऐसे सिस्टम को आप लोगों ने क्या पढ़ा था भला, एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है ना। ये एक्सोथर्मिक है, इसमें एनर्जी आपने दी है, इसमें एनर्जी रिलीज हो गई है, ठीक है। ये भी गैस की हालत में था, ये भी गैस की हालत में मौजूद था, याद समझ आ गया। अब एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा, कितनी एनर्जी आपने दी है और कितनी आपको वापस मिली है, ये कैलकुलेट करना है। और जब ये कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारे पास जो आंसर आता है वो ये होता है कि आपने आयनाइजेशन एनर्जी जो दी है वो ज़्यादा दी है, जबकि आपको जो वापस मिली है वो कम मिली है, ठीक है। और ये फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, आपने सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा दिया ना। मैं मिसाल से बता देता हूँ आपको, जैसा कि मेरे पास मेटल है सोडियम, ठीक है, आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला था, ये बन जाना मेरे पास Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। आपने इसके लिए जो एनर्जी लगाई है 496
किलो जूल, ठीक है, और होता है बेटा जी पर मोल। इतनी एनर्जी आपने लगाई है एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम के बाहरी शेल में से निकालने के लिए। साइन कौन सा आएगा बेटा? पॉजिटिव का, या डाल्टा एच लिख लो। साइन कौन सा है? पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास नॉन मेटल है, नॉन मेटल मेरे पास से क्लोरीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन को आपने क्या किया बेटा? ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये क्लोराइड आयन बन गया, और इसने एनर्जी को क्या करना है बेटा? रिलीज करना है, ठीक है। साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव एनर्जी के साथ, डेल्टा एच लिख लो, फिर भी इसके साथ माइनस लगाएंगे आप लोग, ठीक है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो एनर्जी आती है, इसमें 496 है, जो एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है वो होती है 349, ठीक है। आपने दी है 496, सिस्टम से निकली है 349 क्लोराइड आयन से, ठीक है। यानी आपके पास जो नेट इसका रिजल्ट आएगा, आप कैलकुलेट कर ले बेशक इसको, चल कर लेते 496 349, ये बन जाएगा आपके पास बेटा 7, ठीक है। यहाँ पर बनेगा आपके पास 4 और यहाँ पर बनेगा 1। तो कितना रिजल्ट आया आपके पास? आपके पास बेटा जो नेट रिजल्ट आया वो ये है कि आपने सिस्टम को 147 एनर्जी प्रोवाइड की है, ठीक है। आपको मिली काम में आपने ज़्यादा दी है, और आपको पता है ऐसा तो जो हमारे पास सिस्टम होता है वो अनस्टेबल होता है, यानी समझ आ गया। ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ठीक है, लेकिन फेवरेबल होती है। कब होती है? यहाँ पे हमने एनर्जी की टर्म में ये बात पहले सीखनी है कि आयनाइजेशन एनर्जी में कितनी हमारे पास देना पड़ी है, अफिनिटी में कितनी एनर्जी मिली है हमें। जब ये दोनों एनर्जी को कैलकुलेट किया तो कंडीशन क्या बनी? अनफेवरेबल, फेवरेबल नहीं है। लेकिन जब मेटल और नॉन मेटल यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये दोनों मिलते हैं आपस में, ठीक है, या कह लें ये दोनों कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद इनमें ये जो हमारे पास चार्जेस हैं, इस चार्जेस की वजह से इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी, इस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी सिस्टम की अगेन रिलीज होती है। सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और आपको पता कितनी होती है? 585 एनर्जी जो है इतनी मिलती है। इन दोनों की नेट एनर्जी में डिफरेंस ये आ रहा था, हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे जब इन दोनों के दरमियान में इन अपोजिट चार्जेस की वजह से बहुत ज़्यादा ये करीब आ गए, इनमें अट्रैक्शन बड़ी बढ़ गई, उसके बाद हमारे पास जो एनर्जी मिली वो कितनी है? 585, ठीक है। इसका साइन क्या आएगा बेटा? साइन आएगा इसका नेगेटिव, ठीक है। अब हमारे पास जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो कितना है? 585। टोटल हमने कितनी दी थी? अब जो हमारे पाच अनफेवरेबल कंडीशन में बच रही थी 147, उसको आप अरेंज भी कर दो बेटा, ठीक है। तो कितनी बनेगी हमारे पास? ये बनेगी 438 बन जाएगी। और ये वो एनर्जी है जो कि बेटा क्या हुई है हमारे पास? रिलीज हुई है, या कह लो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ तक? ये हमने एनर्जी की टर्म में बात की है, ये बात की समझाने के लिए क्या कि जब ये दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हासिल कर ली, फिर इनको क्या ज़रूरत थी कि आपस में ये अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाते, ठीक है। एक्चुअली बॉन्ड आयनिक बॉन्ड में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, कोई बॉन्ड नहीं होता। जिस तरह हम बात करते हैं ना कि कोवेलेंट बॉन्ड में दरमियान में हम शो करते हैं एक कनेक्टिविटी को इस तरह, ठीक है, या आप कह लो कि इस तरह कनेक्टिविटी की शो करते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, ये पोलर टाइप कहा जाता है, ठीक है ना।
NaCl में NaCl में इस तरह का बॉन्ड बनाएंगे ना बेटा, तो टेक्निकली आपका जो है वो गलत होता है, उसमें कोई कनेक्टिविटी शो नहीं की जाती आयनिक बॉन्ड के अंदर। वजह ये होती है इसमें कोई बॉन्ड होता नहीं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो कि दोनों आयन्स को, जो कि केटाइन और एनाइन है, दोनों आयन्स को आपस में जोड़ के रखती है। जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना बॉन्ड मजबूत बनेगा, या उतनी उनकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो कभी भी हमने इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं देखा, हमने हमेशा देखा कैसे लिखा होता है NaCl, दरमियान में कनेक्टिविटी जो है बॉन्ड वाली, वो रिप्रेजेंटेशन हमने कभी नहीं देखी। अगर कभी बुक्स पे देख भी ले या लिखा हो तो टेक्निकली वो ठीक नहीं होता। ठीक है, यानी कि समझ आ गया। हमने बात की है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसकी दूसरी जो लॉजिकल रीजनिंग है, पहले तो ये था ना कि एनर्जी की बात कर ली है, हमने बात की थी कि ये जो सोडियम है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और मैंने आपको यहाँ पर पता पढ़ाया था कि ये किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा, गैस की फॉर्म में। ठीक है ना, जब आयनाइजेशन की बात की जाती है तो एटम किस फॉर्म में लेकर जाते हैं, उसको गैस की फॉर्म में लेकर जाते हैं। तो ये कौन सा होगा हमारे पास, ये आयन कौन सा बनेगा, गैस का आयन बन गया। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, अफिनिटी वाला केस है, ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, ये क्या एलिमेंट भी कौन सा होगा, गैस की हालत में। और ये जो क्लोराइड आयन बना ये भी कौन सा होगा, गैस का। आपको इतना तो पता ही है ना अब कि मेरे पास अगर कोई एलिमेंट या कोई आयन अगर गैस की फॉर्म में है तो क्या होता है हमारे पास, अनस्टेबल होता है। तो ये वाला हमारे पास गैस की फॉर्म में है, ये वाला आयन किस फॉर्म में बेटा, गैसियस फॉर्म के अंदर है। दोनों गैसियस फॉर्म के अंदर है तो दोनों क्या होंगे हमारे पास, अनस्टेबल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Na पॉजिटिव किस फॉर्म के अंदर है, गैस की फॉर्म के अंदर है। और क्लोराइड नेगेटिव आयन जो है हमारे पास, ये किस फॉर्म में है बेटा, गैस की फॉर्म में है। जब ये दोनों मिलते हैं हमारे पास तो हमारे पास बनता क्या है, NaCl, जो कि बेटा कौन सी फॉर्म में होता है, भला सॉलिड फॉर्म में होता है। ये स्टेबल होगा ना, ये स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि ये इनके आयन से ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए ये बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा सिस्टम की लोअर हो जाती है इसलिए भी बॉन्ड बनाता है। हमने एनर्जी के टर्म में बात कर ली, हमने एनर्जी के टर्म में बात कर ली बेटा, तो जो एनर्जी के टर्म में बात कर ली कि हमारे पास लोअर एनर्जी होती है, स्टेबल होगा। दूसरी बात कर ली कि हमने एक गैसियस स्टेट के अंदर है, वो किस फॉर्म में अंदर आ गया बेटा, सॉलिड बन गया, तब भी क्या होगा, ये स्टेबल होगा। ठीक हो गया। अब इस एनर्जी को जो यहाँ पर रिलीज हो रही थी तो बेटा इसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब लैटिस एनर्जी क्या होता है, ये हमने जब 7th चैप्टर पढ़ना है ना हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, उसमें आता है हेसेस लॉ, उसके बाद बॉर्न हैबर साइकिल आता है, उसमें हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके जितने भी इनडायरेक्ट मेथड होते हैं उसके ज़रिए से कैलकुलेट की जाती है। वैसे आप इसकी डेफिनेशन जो है पढ़ के आ चुके हैं 4th चैप्टर के अंदर, जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था। उसमें आपको NaCl का जो कह लो कि 3D में स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें हर Na पॉजिटिव जो होता है उसके इर्द गिर्द 6 क्लोराइड आयन घेरा होता है। इसी तरह वाइस वर्सा हमारे पास क्लोराइड आयन को घेरा होता है। ठीक है ना, तो कभी भी आयनिक जो हमारे पास कंपाउंड है ना, वो कह ले मालिक्यूल फॉर्म में नहीं होते, यानी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो है एक मालिक्यूल की फॉर्म में होगा, ऐसा नहीं होता। ये मिल के रहते हैं, 3D कह ले फॉर्म के अंदर रहते हैं, एक का क्रिस्टल लैटिस बना के रहते हैं। ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा, अब मैंने बात की है कि Na पॉजिटिव जो कि मेरे पास एक गैस की फॉर्म में है, क्लोराइड नेगेटिव है, जब ये दोनों मिले और दोनों मिलके 1 मोल NaCl का बना दे, 1 मोल NaCl का बना दे, तो बेटा इस टर्म को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। डेफिनेशन समझ आई। ठीक है, अब ज़्यादा और इसको टेक्निकल कर लेते हैं। जब मेरे पास पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ये दोनों मिले और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के मिलने के बाद आयनिक कंपाउंड का 1 मोल बन जाए, ठीक है, उसे बोलते बेटा लैटिस एनर्जी। और जब 1 मोल बनेगा उस वक्त एनर्जी रिलीज होगी, कितनी रिलीज होगी इस केस के अंदर, टिपिकल 585।
ठीक हो गया, इतनी एनर्जी जो है हमारे पास ये रिलीज होती है। क्लियर। अब हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी के हवाले से कि आपको कैसे पता चलेगा कि लैटिस एनर्जी के हवाले से जब हमारे पास बांड बनते हैं तो कौन सा बांड ज़्यादा मजबूत होता है, कौन सा आयनिक बांड कमज़ोर होगा। ठीक है, तो हमने अब देखना है इसमें कंपैरिजन करके। ठीक है, और कुछ एमसीक्यूज को कह लो कि इस तरह हमारी कह लो हल करने में आसानी हो जाएगी। मैं आपको यहाँ से रेज कर देता हूँ, यहाँ से कर लेते हैं। हाँ जी, हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, यानी लैटिस एनर्जी पर जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके कोर्स में अभी तो नहीं है, लेकिन आगे जब हायर क्लास में जाएंगे उस वक्त ये वाले फैक्टर आपको, ठीक है, प्रॉपर वे में पढ़ाए भी जाएंगे। ठीक है, और आते भी सिलेबस में। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको याद इसलिए थोड़े बहुत रहने चाहिए कि इससे आपके कंसेप्ट ज़्यादा डेवलप होते हैं। जब एमडी कैड में इस तरह के सवाल आ जाए ना, कि कुछ एमसीक्यूज आ जाएं जिसमें आपके पास आयनिक कंपाउंड दिए होते हैं और उन आयनिक कंपाउंड के आपने ये देखना होता है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा हाई है और किसकी एनर्जी कह लो कि लो है। उसके बाद फिर आपने ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा बांड ज़्यादा मजबूत है और कौन सा बांड जो है कमज़ोर है, या कौन सा बांड ज़्यादा आयनिक है, कौन सा बांड जो है वो हमारे पास कम आयनिक होता है या उसमें आयनिक कैरेक्टर कम होता है। एक बात मैं अभी क्लियर कर दूं, हमने ये तो पढ़ लिया था कि हमारे पास एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ये बात जो है ये दुरुस्त नहीं है। डेफिनेशन में ऐसे लिखा होता है, बुक पर भी आपके ये लिखा हुआ है, मुझे पता है, मेरे तो रिसर्च में देखें ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ये बात नहीं सही। प्योर आयनिक बांड जो है एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हर आयनिक बांड के अंदर कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर होता है और हर कोवलेंट बांड के अंदर कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो आयनिक बांड है उसमें कितना कोवलेंट करैक्टर मौजूद है, ठीक है, वो हमने देखना होता है, या वाइस वर्सा कह लो। अगर तो आयनिक करैक्टर 50% से ऊपर चला जाए तो हम कहेंगे बांड कौन सा है, आयनिक बांड है। और अगर हम ये बोलें कि उसका जो आयनिक करैक्टर है वो 50% से लेस है तो फिर वो बांड कौन सा होगा बेटा, वो कोवलेंट बांड होता है। लेकिन ये बात कहना है कि एक मेटल ने अपना सारे का सारा इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो नॉन मेटल ने कबूल कर लिया, ऐसा सीन नहीं होता, कंप्लीटली ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है ना, कुछ ना कुछ उसके पास रहता ही है। ठीक है, हमारे पास आपकी बुक पर ये लिखा हुआ है बाय द वे कि अगर तो मेरे पास 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया तो बांड कौन सा होगा, बांड का बेटा आयनिक बांड अगर ज़्यादा है। ठीक है, और अगर 1.7 से कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया तो बांड बेटा कौन सा होगा, कोवलेंट होगा। ठीक है, इसलिए जब भी बांड बनेगा हमारे पास आमतौर पे अलकली मेटल्स के दरमियान में, ठीक है, हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ठीक है, बाद में कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह आ जाते हैं, दूसरे अलकली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। मोस्टली इनके जो नॉन मेटल के साथ बांड होते हैं वो बेटा आयनिक बांड ही होते हैं। वजह यह है कि ये लेफ्ट साइड पे पाए जाते हैं, वो राइट साइड पे पाए जाते हैं। इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है जो कि इसके एक्सीड कर जाता है। ठीक है, तो बांड जो वो है बट वो कौन सा बनेगा, आयनिक बांड। जिसमें हमने NaCl की बात की थी, 0.93 इसकी होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारे पास, जबकि क्लोरीन की होती है 3.16,
कर ली कैलकुलेट इसमें, ठीक है ना। तो हमारे पास आयनिक करैक्टर इसमें ज़्यादा होता है, समझ आ गया। हमने बात करनी है बेटा फैक्टर जो कि लैटिस एनर्जी पे इफेक्ट करते हैं। आपने एक बेटा फोर्स पढ़ी होगी जिसे आप कूलम फोर्स बोलते हैं, ठीक है, COU कूलम्स लॉ, ठीक है, या कूलम्स फोर्स, यहाँ पर देख लीजिएगा O आना है या U आना है, ठीक है। कूलम्स लॉ या कूलम्स फोर्स वो क्या होती है, K यानी कांस्टेंट होता है Q1 Q2 ओवर बेटा R, या बाद R स्क्वायर लिखा होता है, ठीक है। हमारे पास फोर्स क्या है, वो डायरेक्ट डिपेंड करती है बेटा किस पे, Q1 पे, Q2 पे, जबकि इनडायरेक्ट किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पे, ठीक है। ये जो हमारे पास कूलम फोर्स है जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, इसी को लैटिस एनर्जी भी, यहाँ पर लैटिस एनर्जी लिख के ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों मेरे पास क्या होते हैं बेटा, अपोजिट चार्ज है। ये Q1 क्या होगा मेरे पास, पॉजिटिव कह लो, ठीक है, और Q2 मेरे पास क्या होगा बेटा, इसको नेगेटिव चार्ज, यानी ये कैटायन है, ये क्या होगा एनायन। इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है जिनको बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनके दरमियान में क्या होगा, आर बेटा रेडियस होगा। ये कैटायन का रेडियस भी होगा और एनायन का भी होगा। ये भी आप पढ़ चुके हैं कि मेरे पास आर क्या होता है, आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, ये पढ़ चुके पहले आप। ये कैटायन का रेडियस होता है, ये इसका रेडियस होता है बेटा एनायन का, ठीक है। एक एग्जांपल समझा दो बेटा आपको, इससे मुराद क्या है, देखो मेरे पास है एक एटम, दूसरा एटम, एक और एटम आ गया इस तरह की। अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पे इसका साइज बड़ा है, इसका साइज कम है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, जब ये सवाल पूछूं कि इनके दरमियान में भी आने का बांड है, इनके दरमियान भी आने का बांड है, तो मुझे ये बताएं इन दोनों में किस कह लो कि कंपाउंड के दरमियान में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आने का बांड होगा, किसके दरमियान में, हाँ जी इसके दरमियान में। क्यों, क्योंकि इनका साइज कम है। अगर साइज कम होगा इनका दरमियान में जो फासला होगा बेटा वो भी क्या होगा, कम होगा, रेडियस कम है। जब रेडियस कम है इन पर चार्ज पॉजिटिव, और क्या था बेटा, ये मैंने मान लिया ये क्या था बेटा कैटायन, ये क्या था बेटा एनायन, ये भी क्या था मेरे पास कैटायन, और ये क्या था मेरे पास एनायन, ठीक है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, इधर भी कर रहे हैं, लेकिन इनका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से इनमें जो अट्रैक्शन होगी वो कम होगी, जबकि इनमें जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी बेटा ज़्यादा होगी, ठीक है। सो हम बोलेंगे कि अगर साइज कम है, अगर साइज कम है तो आयनिक बांड ज्यादा या आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर साइज बड़ा है तो आयनिक कैरेक्टर इसके में क्या होगा बेटा, कम होगा। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, NaCl, Na बल्कि लिखेंगे NaF, NaCl, NaBr और आयोडीन, ठीक। अब अगर गौर करें, अगर आपसे स्ट्रेंथ पूछी जाए इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर रखता होगा, इसका साइज सभी के अंदर सेम है। हमें पता है ना कि टॉप टू बॉटम क्या होता है बेटा, साइज बढ़ता है। साइज क्या होता है बेटा, बढ़ेगा, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, ठीक है। हमने क्या बात की थी कि उसका मेटालिक कैरेक्टर भी हाई हो, उस नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी हाई हो, ठीक है। मेटल तो सेम ही है, लेकिन इसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसकी निस्बत हाई है, और इसका इसके कोरस्पॉन्डिंग और इसका इसके निस्बत। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक में इसका होगा, इसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसका होगा। अगर मैं कोवेलेंट की बात करूं तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसके अंदर होगा। बात समझ आ गई, ये हमारे पास होता है, ठीक है। मैं इसको रेडी कर देता हूं।
अब हमने बात करनी है इसी अब लिथियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम के साथ है, फिर आ गया बेटा पोटाशियम क्लोराइड आ गया, फिर आ गया रुबिडियम के साथ, फिर बेटा आ गया, अब हमारे पास क्या हो रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा, जब साइज बढ़ता है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। अब मेरे पास समान वाले तो सेम ही है, ऐसे ही है, क्लोरीन है, लेकिन ऊपर से नीचे ये अच्छी मेटल होगी क्योंकि ये साइज में बड़ा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगी। सो इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, और सबसे एंड पे इसका, ठीक होगी। याद समझ आ गई। तो ये रेडी के लिहाज से है। अब चार्ज के लिहाज से, चार्ज में क्या था, मैंने बोला कि फोर्स किसके डायरेक्ट है बेटा, Q1 और Q2 के। इसको ऐसे लिख लो, पॉजिटिव और नेगेटिव। इससे मुराद क्या, इससे मुराद ये है कि बेटा चार्ज, कितना चार्ज बड़ा है, साइज की बात नहीं हो रही, चार्ज की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए NaCl चार्ज +1 -1, MgCl2 चार्ज +2 -1, ऐसे ही है। अब ज़रा बताएं इसमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड कौन सा होगा। यहाँ पर चार्ज क्या बेटा +1, यहाँ पर चार्ज क्या +2, ज़्यादा चार्ज होगा, ज़्यादा चार्ज क्या करेगा बेटा, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा, तो बॉन्ड ये वाला मौजूद होगा, ऐसे ही है, ठीक है। यानी लेटेस्ट एनर्जी क्या करती है, केटाइन का रेडियस हो, एनाइन का रेडियस हो, उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में आती है, ठीक है। और साइज के लिहाज से साइज छोटा है तो मेरे पास क्या होगा, लेटेस्ट एनर्जी हाई होगी, साइज बड़ा है तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। अगर चार्ज बड़ा है लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर चार्ज कम है तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, उसकी बेटा क्या लो कि उससे कम होगी। समझ आ गया। तो ये मेरे पास क्या है, ज़्यादा आयनिक करंट रखता है, और ये मेरे पास क्या बेटा कम आयनिक करंट रखता है, ठीक है। आपकी बुक पर एक सवाल दिया हुआ है कि जो सीजियम फ्लोराइड है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर इसका ही होता है, और इसमें है बेटा ये 92% होता है इसका आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, 92% है, ठीक है। ये आपको पता है, ये इधर से यानी सबसे स्ट्रॉन्ग कह लें या अच्छी मेटल है, और ये सबको पता ही है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है टेबल का। इनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो कौन सा बेटा 92% है, यानी प्योर 100% आयनिक बॉन्ड जो है हमारे पास वो नहीं होता। समझ आ गई बेटा। अब इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, ठीक है, वो आप आसानी से कर सकते हैं कि लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए मेटल की। बाकी मैंने सारे लिख दिए यहाँ पर फ्रेंड के लिहाज से, ठीक है। कल को याद करके आइएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपकी बुक पर दी हुई है, वो कर लीजिएगा, ठीक है। और समझ ना आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। एक मिसाल मेरे ध्यान में अभी आई है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और NaCl। इसमें इस पर +2 चार्ज है, इस पर -2 चार्ज है, +1 है, -1 है। ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कितना वीक है चार्ज के लिहाज से। इसका जो बेटा आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है ना 75 सेंटीग्रेड है अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, देख लेना, लेकिन इतना ही है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना बेटा 801 है। इसमें और इसमें डिफरेंस देख लें कितना है, क्यों, वजह यह है बेटा इसका चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको मैंने पढ़ा दिया है आयनिक बॉन्ड क्या है, कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है, ठीक है। हमने थोड़ी बात जो एनर्जी के टर्म में की और लेटेस्ट एनर्जी को थोड़ा सा देखा, ज़्यादा हम देखेंगे जब आप डिस्कस करेंगे बोर्न हैमर साइकिल के अंदर, ठीक है बेटा जी। तब तक
अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग भी याद कीजिएगा, आप लोग भी याद कीजिएगा। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।